हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। तो किस प्रकार से ये आज हम आपको पूरी तरीके से बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, देख लेते क्या दिया हुआ। देखिए, संक्षिप्त परिचय हम आपको बताने जा रहे हैं पूरा राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। तो देख लेते क्या दिया हुआ। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री फूलवंत सिंह था। सामान्य कृषक परिवार में जन्मे राम वृक्ष के हृदय में देश प्रेम की भावना प्रारंभ से ही विद्यमान थी। सन 1920 ईस्वी में बेनीपुरी जी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, अतः इनका शिक्षा क्रम भंग हो गया। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद देखिए, इनका पूरा दिया हुआ नाम इनका दिया हुआ राम वृक्ष बेनीपुरी जी। पिता का नाम था इनका फूलवंत सिंह। जन्म उनका हुआ था सन 1902 में। जन्म स्थान इनका हुआ था जहाँ पर ये पैदा हुए थे, ग्राम बेनीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। शिक्षा इनकी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद। संपादन था इनका तरुण भारत, नई धारा आदि। भाषा शैली थी इनकी भाषा व्यवहारिक, लक्षणिक, व्यंग्यात्मक। और इनकी प्रमुख रचनाएं गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति, जंजीर और दीवारें, मील के पत्थर, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले। निधन इनका हुआ था सन 1968 ईस्वी में। साहित्य में स्थान इसमें दिया हुआ है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक संस्मरणीय प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित। बेनीपुरी की स्वतंत्रता के दीवाने थे। पत्र पत्रिकाओं में लिखकर और स्वयं उनका संपादन करके देशवासियों में देशभक्ति की ज्वाला भड़काने के आरोप में उन्हें अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी, पर इनकी स्वतंत्रता और सरस्वती की आराधना नहीं रुकी। वे आजीवन साहित्य साधना में व्यस्त रहे और सन 1968 ईस्वी में इस संसार से विदा हो गए। साहित्यिक इनका परिचय दिया हुआ है। बेनीपुरी जी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व के उत्कट देशभक्ति, मौलिक साहित्यिक प्रतिभा, अथक समाज सेवा की भावना और चारित्रिक पावनता का अद्भुत समन्वय था। इन्होंने 8 से 10 पत्रिकाओं जैसे तरुण भारत, कर्मवीर युवक, हिमालय, नई धारा, बालक, किसान मित्र आदि का संपादन और अनेक नाटकों, निबंधों, कहानियों, रेखाचित्रों आदि की रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार की श्रीवृद्धि की। स्वतंत्रता के पश्चात पदों और उपाधियों से दूर रहकर इन्होंने देश में पति पद, लोलुपता और भोगवादी प्रवृत्तियों पर तीखे प्रहार किए और सशक्त भारत के लिए निर्माण का मंगलमय प्रयास किया। निबंध और रेखाचित्र गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा, वंदे वाणी, विनायकों, मसाल आदि उनके निबंध और रेखाचित्र के संग्रह हैं। संस्मरण, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर आदि भावपूर्ण संस्मरण है। नाटक इनका दिया हुआ है सीता की माँ, अम्बपाली, राम राज्य आदि राष्ट्र प्रेम को उजागर करने वाले नाटक है। उपन्यास और कहानी, पतितों के देश में उपन्यास, चिंता के फूल कहानी संग्रह है। जीवनी, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह आदि जीवनियाँ हैं। यात्रा व्रत, उनके ललित यात्रा वृत्तांतों के संग्रह है। पैरों के पंख बांधकर उड़ते चले। आलोचना इनकी दी हुई है। विद्यापति, पदावली, बिहारी सतसई की सुबोध टीका नामक रचनाएं उनकी आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय देती है। बेनीपुरी जी यशस्वी पत्रकार रहे हैं। तरुण भारत, कर्मवीर युवक, हिमालय, नई धारा, बालक, किसान मित्र आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक संपादन किया था। भाषा शैली, भाषा इनकी है बेनीपुरी जी के प्राय व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया। सरलता, सुबोधता और सजीवता से युक्त इनकी भाषा का अपना विशेष ही प्रभाव था। इनका शब्द चयन चमत्कारिक है। भाव, प्रसंग और विषय के अनुरूप वे तत्सम, तद्भव, तेसज, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का ऐसा सटीक प्रयोग करते हैं कि पाठक आश्चर्यचकित हो उठता है। इसलिए उन्हें शब्दों का जादूगर भी कहा जाता है। बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाओं में मुहावरों तथा कहावतों का खुलकर प्रयोग किया, जिससे उनकी भाषा जीवंत हो उठी है। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा में लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता
धन्यवादात्मक, प्रतीकात्मक और अलंकारिकता विद्यमान है। इसी कारण उसमें अद्भुत लालित्य उत्पन्न हुआ, अर्थ गांभीर्य आया है तथा प्रवाहमयता, मार्मिकता एवं प्रभावोत्पादकता में वृद्धि हुई है। छोटे छोटे वाक्य गहरी अर्थ व्यंजना के कारण बड़ी तीखी चोट करते हैं। बेनीपुरी जी भाषा के सम्राट हैं। इसके बाद देखिए दिया हुआ है, इनकी शैली दी हुई है। बेनीपुरी जी की रचनाओं में हमें विषय के अनुरूप विविध प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं। इनमें प्रमुख है वर्णनात्मक शैली। किसी वस्तु अथवा नाटक का वर्णन करते समय बेनीपुरी जी ने इस शैली का प्रयोग किया है। इनकी वर्णनात्मक शैली बड़ी सजीव, चित्रोपम, रोचक तथा लालित्यपूर्ण। इस शैली में भाषा की सरलता है और वाक्य छोटे तथा अर्थपूर्ण है। जीवनी, कहानी, यात्राबंध, निबंधों और संस्मरणों में इनकी इसी शैली के दर्शन होते हैं। भावात्मक शैली। बेनीपुरी जी की रचनाओं की प्रधान शैली यही है। इसमें भावों की प्रबल वेग, हृदय स्पर्शी मार्मिकता और अलंकारिक सौंदर्य विद्यमान है। इनके द्वारा रचित ललित निबंधों में इसी सुललित कवित्वपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। शब्द चित्रात्मक शैली। रेखा चित्रों में बेनीपुरी जी ने शब्द चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। कहानियों और ललित निबंधों में भी कहीं कहीं इस शैली के दर्शन हो जाते हैं। सरल, स्वाभाविक तथा व्यवहारिक भाषा के माध्यम से विषय का सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत कर देने में बेनीपुरी जी अद्वितीय है। प्रतीकात्मक शैली। बेनीपुरी जी सीधे सीधे बात न कहकर उसे प्राय प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। उनके निबंधों में इस शैली का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। गेहूं बनाम गुलाब, नींब की ईंट आदि ललित निबंध उनके द्वारा प्रयुक्त प्रतीकात्मक शैली से सुंदर उदाहरण है। इसके बाद देखिए साहित्य में स्थान दिया। बेनीपुरी जी नाटक निबंधकार एवं कुशल अभिव्यक्ति की निपुणता से संपन्न एक राष्ट्रभक्त साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी रचना संपदा से हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अमूल्य योगदान दिया। वे शब्दों के जादूगर और भाषा के बादशाह थे। अपनी अमूल्य कृतियों के कारण वे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक संस्मरणीय प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। अन्य जानकारियाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। राम वृक्ष बेनीपुरी की शिक्षा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में राम वृक्ष बेनीपुर रहने वाले थे। उनका नाम राम वृक्ष था, लेकिन बेनीपुरी गांव के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम बेनीपुरी रखा था। इनकी शुरुआती पढ़ाई बेनीपुर गांव के पाठशाला में हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए मुजफ्फरपुर कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था। राम वृक्ष बेनीपुरी ने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की। इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर के महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने कई स्वतंत्र इसी बीच उन्होंने अपनी पत्रकारिता का काम भी चालू रखा था। भारत आज़ाद होने के बाद भी वह अपने लेखन पर ध्यान देते रहे और अपनी रचनाएं करते रहे। राम वृक्ष बेनीपुरी भारत को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारत से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कई आंदोलनों में साथ दिया। युवक नाम का अखबार उन्होंने 1929 में शुरू किया था। इनके अखबारों में भारत को आज़ाद कराने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कराने के लिए इन्हें देशभक्ति की तरफ प्रेरित करने के लिए कई न्यूज़ छपते थे। राष्ट्रवाद के लिए
लोगों को अपने अखबार के जरिए संदेश देते थे। 1931 में समाजवादी दल की स्थापना रामवृक्ष बेनीपुरी ने की थी। 1942 में जब अगस्त क्रांतिकारी का आंदोलन हुआ था, उसमें रामवृक्ष बेनीपुरी का भी एक अहम रोल था। इन्होंने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कई पत्र पत्रिकाओं में देशभक्ति लेख लिखकर के युवाओं को प्रसारित करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा था। हजारीबाग जेल में जब रामवृक्ष बेनीपुरी बंद थे, उस समय उन्होंने जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया था। रामवृक्ष बेनीपुरी सिर्फ एक लेखक ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति भी थे। देश सेवा के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति के बेनीपुरी जी समाजवादी दल की स्थापना की थी। जब भारत आज़ाद हुआ था तब 1957 ईस्वी में इसी दल के प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव और विधानसभा के सदस्य बने। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर क्यों कहा जाता है? देखिए, इस प्रकार से आपको दिया है, तो आप स्टूडेंट देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा जो लेखक बेनीपुरी जी अपने गांव क्या बनकर गए थे, देखिए ये भी आपको दिया। और तीसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली क्या थी, ये भी देखिए आपको दिया हुआ है। फिर चौथा है बेनीपुरी जी का पूरा क्या नाम था, देखिए आपको पूरा संक्षिप्त परिचय दिया हुआ। इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी जी की मृत्यु कब हुई थी, रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, गेहूँ और गुलाब के लेखक कौन है, जंजीर और दीवार किसकी रचना है, रजिया संस्मरण के लेखक कौन है, हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन है। देखिए इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है उन्होंने बाल मुकुंद गुप्त द्वारा सन 1907 में प्रतापनारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए आपको पूरा ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन काल संक्षिप्त पर से पूरा हमने आपको बताया है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन का भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें, nityastudypoint.com पर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। तो फ्रेंड, हम आपके लिए ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।